उसके उतने खराब नतायज पैदा होते हैं कि जो हम आज भुगत रहे हैं कि हम इस दहशतगर्दी के अफरीत को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, इतनी कोशिशों के बावजूद और बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर देने के बावजूद। उसका सबब यही। इसी तरह शहरियों की मर्जी के खिलाफ और उनकी आज़ादियों को सल्ब करने वाला और जुल्म व जबर और इस्तिबदाद के साथ हुकूमत करने का अमल भी कुरान और सुन्नत यानी शरीयत इस्लामी की रूह से दहशतगर्दी ही कहलाएगा। और मसले का यही पहलू झगड़े की जड़ है। बस ये कोई मानने को तैयार, जो जालिम है वो ये मानने को तैयार नहीं है। तो अब क्या किया जाए? बहुत, देखिए, आप कहेंगे बहुत ही, आप ऐसी बात कह रहे हैं कि जो कोई ये भी कह सकता है कि नामुमकिन है। मेरे नज़दीक नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। बात विल की है, हमारी अपनी कुव्वत इरादी और पॉलिटिकल विल। असल चीज़ है पॉलिटिकल विल। वो हो तो दुनिया में कोई भी काम हो सकता है और कोई भी हुकूमत कोई भी काम कर सकती है और उस पर कामयाब भी हो सकती है। वो क्या है? तो दहशतगर्दी के खात्मे का एक शाफी इलाज, यदि ऐसा इलाज जिसमें मुकम्मल शफा हो जाए, हम वो जानते हैं और वो है, उसका नाम है इंसाफ। इंसाफ, मुकम्मल इंसाफ, कामिल इंसाफ। इसलिए कि इंसाफ के बगैर अमन के क़याम की कोई कोशिश ना अभी तक कामयाब हुई है, ना आइंदा कामयाब हो सकती है। हमारा मसला यही है कि हम इंसाफ किए बगैर सूरत हाल को जूं का तूं रखते हुए, बल्कि उसको कबूल करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए हम नाकाम हो जाते हैं। कामिल इंसाफ के बगैर अमन के क़याम का तसव्वुर मुहाल ही नहीं, पागलपन भी है। दुनिया में जुल्म और दहशतगर्दी के तमाम मौजूद मज़ाहिर इसी पागलपन का सबूत हैं। आज के अखबार भी ऐसी दो खबरों से भरे हुए हैं। आज और कल दोनों दिन के अखबार, मुल्क में और बैरून मुल्क दो बड़ी वारदातें हुई हैं, वो भी दहशतगर्दी। हज़रात, इंसाफ की बिजली के झटके दिए बगैर और दारू इंसाफ, दारू बवानी दवा, इंसाफ की दवा की कड़वाहट को बर्दाश्त किए बगैर दहशतगर्दी का ये जुनून ख़त्म होने वाला नहीं है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। बग़ैर अमन के, बग़ैर इंसाफ के हम एक आज़ादाना मुनसिफाना ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, ये मैसेज दे रहे थे। अब बिफ़ोर हम अगर जो अगला स्पीकर को डिस्कस करने से पहले या उनकी बात सुनने से पहले, मैं एक किताब है जो ब्रिगेडियर सावंत साहब ने लिखी है आम फहम ज़बान में, छोटे छोटे उसमें, उस किताब का नाम है द थर्ड आई। मैं जनाब एस.एम. मुशर्रफ साहब से गुजारिश करूँगा कि आज उस किताब का यहाँ पर इजरा किया जाए। दिस इज़ द बुक। यह है, इसका नाम है द थर्ड आई बाई ब्रिगेडियर सुधीर सावंत। ये छोटे छोटे लेख हैं जो आसान ज़बान में लिखे हुए हैं, एक आम इंसान से जुड़े हुए टॉपिक्स के साथ। अब हम आज के मेहमान खुसूसी जनाब एस.एम. मुशर्रफ साहब को, जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं महाराष्ट्र में, उनको सुनेंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, सर प्लीज़ कम ऑन टू द डायस एंड गिव योर व्यूज़ अबाउट दहशत गर्दी के असल जिम्मेदार कौन हैं, हु आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म। अभी नकवी साहब ने टेररिज्म की डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से अपने को समझाई। दुनिया में कितनी तरह का टेररिज्म है, उसके अलग अलग डेफिनेशंस क्या हैं, सच टेररिज्म क्या है होता है। जब मैं सुन रहा था तो मैंने एक डेफिनेशन बनाई, सबसे बड़ा और सबसे बड़ी और सबसे बुरी दहशतगर्दी क्या है। वो डेफिनेशन मैं पढ़ के दिखाता हूँ। सबसे बुरी और सबसे बड़ी दहशतगर्दी,
खुद ही दहशतगर्दी करके हजारों बेगुनाह लोगों को बेरहमी से कत्ल करके दूसरे कौम पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम थोपना और खुद को बेशर्मी से देशभक्त कहलाना, ये सबसे बड़ी दहशत है। और वो इंडिया में है और वो 2000 साल से, और उससे अपने को लड़ना है। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम सवाल ही नहीं है, मुस्लिम में सिर्फ बहाना है। वही मैंने मेरे किताब में वही अलग अलग तरीके से वो बात समझाने की कोशिश की है। सब मुसलमान भाई ये बात समझ लें। अभी मेरे बुक में काफ़ी अलग अलग पहलू हैं। जैसे कोई बता रहा था कि यहाँ कम्युनल राइट्स, जो फसादी दंगे हैं, वो कैसे शुरू हो गए, कब से शुरू हो गए, उसकी वजह क्या है, जड़ क्या है। मैं तो अपने मुसलमान भाइयों को ये कहूँगा कि आप जो भुगत रहे हैं ये तो सब सिर्फ 100-125 साल का मसला है। खैरनार साहब और सावंत साहब, ये लोग जो भुगत रहे हैं ये 2000 साल से भुगत रहे हैं। ये इतना बड़ा मामला है। ये लोग हमारे साथ क्यों आए हैं? उनको पता है कि असली दहशतगर्दी क्या है, असली मामला क्या है। तो हम लोगों को भी ये बात समझना चाहिए। अभी उसके बाद मैंने मेरे बुक में दूसरा बताया कि दहशतगर्दी का जो शैतान खड़ा किया गया, वो जानबूझ के कैसा खड़ा किया गया, झूठा। सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसी और मीडिया दोनों ने मिलके ये दहशतगर्दी का शैतान खड़ा कर दिया। फिर उससे बम धमाके शुरू हो गए। बम धमाके किसने किए, अभी धीरे धीरे बात सामने आ रही है। मैंने तो मेरे किताब में पहले ही लिख के रखा है। उसका जो इन्वेस्टिगेशन या उसकी जांच हुई वो किस तरह से हो गई, कहाँ पे उसे रुकाया गया, कहाँ उसका मूड बदल गया, ये भी मैंने बताया है। फिर मैंने जो मालेगांव का ब्लास्ट है और उसका जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसे मैंने कुदरती इन्वेस्टिगेशन बोला है। कुदरत नहीं कर रहा था। अगर वो नहीं होता और उसके बाद अगर करकरे नहीं आते तो आज अपने हालात क्या होते हम सोच भी नहीं सकते। ये तो कुदरती हो गया, फिर भी उसे दबाने की कोशिश हो गई और फिर फरिश्ता आ गया हेमंत करकरे, और उसने जो एक मोड़ दिया, पूरे अपने कम्युनल हिस्ट्री को उसने मोड़ दिया इंडिया की। तो जो इन्वेस्टिगेशन है मालेगांव बम ब्लास्ट 2008 का, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो ब्लास्ट में सबसे अहम चीज़ उसने क्या निकाली, तो उसने 2 लैपटॉप जो सीज किए इन्वेस्टिगेशन में, एक कर्नल पुरोहित के पास से और दूसरा स्वामी महंत दयानंद पांडे के तरफ से। उसमें क्या था, उसमें पूरा रोड मैप था आर्यावर्त हिंदू राष्ट्र का। वो हिंदू राष्ट्र भी नहीं बोलते, वो धीरे से आर्यावर्त बोलते हैं। तो ये आर्यावर्त का पूरा रोड मैप ही था उसमें। उसके मीटिंग्स, कितने मीटिंग्स हो गए, उसमें क्या डिस्कस हो गया, पूरी बात उन्होंने खुद ही रिकॉर्ड की थी। जो भी सियासतदार थे, जो भी कुछ कौमी लीडर्स थे, बिल्डर्स, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ डायमंड मर्चेंट्स, पैसा भी चाहिए ना, उनको जो लगता था कि जो अपने साथ में आएंगे उनको साथ बुला के उनकी मीटिंग्स लेते थे और वो मीटिंग का खुद ही